गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ स्टडी किया था कि वेरिएशन ऑफ हाइट हम कर चुके हैं, वेरिएशन विद डेप्थ हम कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ की रोटेशन है उसके कारण जितना वेरिएशन होगा वो भी हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अब इसको अपना चैप्टर है ग्रेविटेशन। ओके, ये अपना चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू इट्स रोटेशनल या ड्यू टू इट्स रोटेशन। ओके, जो अर्थ की रोटेशनल मोशन है उस रोटेशनल मोशन के कारण कितना वेरिएशन होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर, उस वेरिएशन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इस वेरिएशन से के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो अर्थ है, अर्थ अपनी ही एक्सिस पर इसकी पोलर एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है। ठीक है ना। सपोज ये आपके पास एक अर्थ का हमने शेप बना लिया। ओके, इसका यहां पर ये क्या है, नॉर्थ पोल हो गया और इसके ऑपोजिट नीचे हो गया आपके पास साउथ पोल। तो अर्थ अपनी इस एक्सिस के अबाउट कंटिन्यूअसली लगातार रोटेट करती जाएगी। तो अर्थ जब रोटेट कर रही है तो अर्थ के सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये तो क्या होगा यहाँ पे इक्वेटर होगी। ओके, ये आपके पास यहाँ पर एक इक्वेटर होगी। ठीक है, जो इस अर्थ को दो इक्वल पार्ट में नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर के अंदर इसको डिवाइड करती है। ठीक है, अब ये अर्थ अपने ही एक्सिस पर लगातार रोटेट कर रही है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली इस खुद की एक्सिस पर। जब ये रोटेट कर रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर इसके सरफेस पर कोई भी पार्टिकल है, ये भी इसके साथ इसके रोटेशन के साथ जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, इसके सरफेस पर रखा हुआ ये m मास का पार्टिकल है, ये भी लगातार इसके साथ साथ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा हमेशा। ठीक है, और इसके तो इक्वेटर पे इसका जो लैटिट्यूड है ये होगा 0, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे इसके लैटिट्यूड्स इंक्रीज होते जाएंगे। इसके लैटिट्यूड तो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होते होते यहाँ पर इस लैटिट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री इसके पोल्स पर। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात देखो, ये जो सरफेस के ऊपर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये अर्थ की सर्कुलर मोशन के साथ साथ यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी होगी, क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन की रेडियस है ये इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाले सर्कुलर मोशन के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको डिफाइन करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो देखो यहाँ पर यह है आपके पास अर्थ का सेंटर, और अगर हम यहां से अर्थ के सेंटर के लिए एक इस लाइन को ज्वाइन कर दें यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, अर्थ के सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस, ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ होगी। अर्थ की जो टोटल रेडियस है वो हो जाएगी, और इसके साथ अगर हम यहां पर इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, इस लाइन को, ओके, इस p पार्टिकल को हमने यहां से इसके सर्कुलर मोशन के सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस किसकी, इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये अर्थ के रोटेशन के साथ साथ कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है आपके पास, इस सर्कुलर मोशन के कारण यहां पर इसके ऊपर एक बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पार्टिकल पर लगने वाले इफेक्टिव या ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स को इफेक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को ये रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो आगे, यहाँ पे m मास का पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, और इसके लैटिट्यूड्स क्या होंगे, ये जो लैटिट्यूड होगा वो ये होगा, लैटिट्यूड एंगल ये होता है यहाँ पे, आप इसको लैटिट्यूड को ये मानते हो वैसे,
ये क्या है लेटिट्यूड, क्योंकि जो आपके पास इक्वेटर का जो लाइन है यहाँ पर, इस लाइन के साथ इस पॉइंट का जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को लेटिट्यूड कहते हैं। और जो ये इक्वेटर वाली रेडियस, ये वाली रेडियस और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये वाला क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास लेटिट्यूड एंगल बनेगा। और इस लेटिट्यूड एंगल के कारण इस रेडियस को आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर देखो इस रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, तो इन ट्रायंगल OCP, CP अपॉन OP, इस लेटिट्यूड की लैम्डा के लिए CP क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो आप लिख सकते हो CP अपॉन OP इज इक्वल्स टू cos लैम्डा, CP इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास OP cos लैम्डा। CP क्या है, ये इस सर्कुलर मोशन की रेडियस है स्मॉल r, OP क्या है, अर्थ की रेडियस RE एंड cos लैम्डा, ये आपके पास सर्कुलर मोशन की रेडियस आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं यहाँ पे कि ये जो सर्कुलर मोशन है यहाँ पर इस पार्टिकल की, इस सर्कुलर मोशन के कारण यहाँ पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा सेंट्रीपिटल के इक्वल होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन पार्टिकल P, तो क्या होगा ये FCF, CF और सेंट्रीफ्यूगल, ये लगेगा आपके पास mv² अपॉन r इसकी सर्कुलर मोशन की रेडियस है, v लीनियर वेलोसिटी, m मास, ओके। अब यहां पर ये जो अर्थ है एक कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रही है, जो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होती है ओमेगा। तो इस ओमेगा की टर्म्स को हम लीनियर वेलोसिटी में फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो ये भी इसके साथ एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा, ये जो आपके पास पार्टिकल है ये भी इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ही तो रिवॉल्व करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v = ओमेगा * r। ये वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे तो FCF = m ओमेगा² r² अपॉन r। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा FCF = n ओमेगा² r। So this is centrifugal force which is just equals to centripetal। ये सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ होता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से काम करता है। जितना सेंट्रीपिटल होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा यहाँ पे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। अब आप ये देखो सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन क्या है। सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन होगी इस सर्कुलर मोशन के जस्ट ऑपोजिट बाहर की तरफ, ये होगा FCF, ठीक है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक बात देखो, इस पार्टिकल में इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो कंपोनेंट निकलेंगे। एक निकलेगा इस अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर, ये होगा एक तो, और ये क्या होगा, अगर ये लैम्डा एंगल है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा। जो लैम्डा एंगल के अलोंग जो कंपोनेंट होता है ना, हमेशा वो रिजोल्यूशन के वेक्टर चैप्टर में आपको पढ़ाया था सर ने, और ये वैल्यू होती है FC। जो F वैल्यू है इसका लैम्डा के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी FCF cos थीटा, यानी F cos थीटा मान लो इसको एक तरीके से। CF एक सेंट्रीफ्यूगल को डिनोट कर रहा है, ओके। और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर होगा, और जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी वैल्यू होगी यहां पर FCF sin लैम्डा। ये थीटा नहीं है, एक्चुअली ये लैम्डा है, ओके। तो ये sin लैम्डा। तो एक बात देखो, इस फोर्स की वैल्यू इसके परपेंडिकुलर आ गई और इस फोर्स की वैल्यू FC cos लैम्डा, ये इस अर्थ सरफेस के बाहर की तरफ है, ओके। अब इस पार्टिकल पे अगर यहां पर P पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल पे
ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्सर्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू रहेगी एफ जी, और ये वैल्यू है एफ जी की वैल्यू कितनी है, ये एफ लिख दो आप, ये वैल्यू है एम जी। तो आप ये देख पा रहे हो mg एंड fc cos थीटा ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहां पर इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, तो आप ये देख सकते हो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल F इज इक्वल्स टू F या F डैश इज इक्वल्स टू F ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस F सी एफ कॉस लैम्डा। ये है कि भाई आपके पास जो ये फोर्स इसकी टुवर्ड्स मेंशन कर रहे हो आप, सेंटर के टुवर्ड्स मेंशन कर रहे हो, वो माइनस बाहर वाला, तो ये वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल्स टू कितना है mg, और ये कितना है माइनस एफ सी एफ, ये वाला m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा, और इधर ही आ जाएगा एम जी डैश, क्योंकि एम जी डैश हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो वेरिएशन, और वेरिएशन कितना है यहाँ पर एम जी डैश है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ओके। और एक बात कौन सी, इस स्मॉल आर की हम वैल्यू भी रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हाँ स्मॉल आर की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, ओके। तो देखो इस स्मॉल आर की वैल्यू रखने पर क्या होगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इनटू r की वैल्यू ये रही, स्मॉल r की वैल्यू यहां से है re cos लैम्डा इनटू cos लैम्डा m g डैश। तो यहां पे m तो सबका कॉमन लेकर कैंसिल आउट, तो m g डैश इज इक्वल्स टू m कॉमन आ जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू re cos स्क्वायर लैम्डा, ये दोनों मिलके स्क्वायर हो जाएंगे, तो आपका बचेगा m से m कैंसिल आउट, तो g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर re cos स्क्वायर लैम्डा। अब ये वैल्यू आ गई, अगर मैं इसको एट इक्वेटर में हम बात करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, तो ये वैल्यू 1 होने के कारण आप क्या लिखोगे, g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर re, और cos की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है, cos की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी बेटा 1 होगी, तो ये वैल्यू क्या आ गई, इसकी मिनिमम आ गई, ये इसकी g की मिनिमम वैल्यू आ गई, ओके। और एट पोल्स लैम्डा इक्वल्स टू 90 एंड cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी पूरी टर्म, तो g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर re इनटू 0, तो ये g डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो पोल्स पे यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अर्थ की रोटेशनल मोशन का, तो अर्थ की रोटेशनल मोशन के कारण आपको एक चीज यहां पर देखना पड़ेगा कि जो नेट लगने वाला फोर्स है वो इसके इक्वेटर पे मिनिमम होगा, मिनिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा, और इसके पोल्स पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ये आपको हमेशा ध्यान में ही रखना है। दिस इज ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, ये आपको याद रखना है ऐसे। अब इसके बाद आपको मैं एक चीज और बताने वाला हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद आपको नोट में बढ़िया से इसको रखना है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी वैल्यू इस पार्टिकल यहां से इसके क्या बोलते हैं इसको इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएगा उसके साथ साथ इसके लिए लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जाएगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं आगे इसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखो फोर्थ वेरिएशन क्या होगा, ये तो थर्ड वेरिएशन है, फोर्थ वेरिएशन होगा ये आपका थर्ड वेरिएशन। फोर्थ वेरिएशन होगा ड्यू टू द चेंज और ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। मैं आपको यहीं पर बता देता हूं
वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। इसका शेप के कारण क्या होगा? तो अर्थ की शेप क्या है? हम अभी तक अर्थ की शेप को सर्कुलर या एक स्फेरिकल शेप समझते हैं, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ की शेप बिल्कुल भी स्फेरिकल नहीं बल्कि ओवल शेप है। ओवल शेप किस तरीके से होगी? इस तरीके से, इस तरीके की शेप अर्थ की। और यहां पर ये तो इसमें हो गई, यहां से आपके पास ये जो रेडियस है ये तो आपके पास ये होगी यहां पे इक्वेटोरियल रेडियस एट इक्वेटोरियल, ओके, और एक होगी रेडियस ये वाली रेडियस होगी इसकी आर पोलर। तो एक बात बताओ, मास जो है अट्रैक्ट करने वाला रेडियस का वो तो हमेशा सेम है। इसके ऊपर जितना मास अर्थ का काम करेगा उतना ही मास यहां के लिए काम करेगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे आप देख रहे हो आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। तो इक्वेटर पे जितनी आपकी रेडियस है ना, ये हमेशा पोलर रेडियस के कंपैरिजन में 23 किलोमीटर ज्यादा होती है, ओके, हमेशा याद रखना। तो अर्थ की पोलर रेडियस कम होगी, इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होगी। तो अगर हम इक्वेटर के अकॉर्डिंग इसको मेजर करेंगे तो इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 23 किलोमीटर। और ये वैल्यू हो जाएगी अगर आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। तो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए भी आर ई इज लेस देन जी ई इज लेस देन जी पी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल्स विल बी लेस देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना। इस तरीके से हम इसको पूरा कर पाएंगे। और इसके लिए हम आपको बता देते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू दिस शेप ऑफ द अर्थ इज आल्सो कंप्लीटेड। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो शेप के कारण, अर्थ की मोशन के कारण, हाइट के कारण और इसके साथ साथ डेप्थ के कारण, ये जो 4 वेरिएशन थे ये हमने कर लिए। और इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। आप इसको बहुत अच्छे वे में इसको तैयार करके नोट्स में भी तैयार करेंगे और जैसे भी आप तैयार करेंगे, ओके, थैंक यू वेरी मच।